हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, उसके बाद जो भारत में आया मुगल काल। सल्तनत काल जो था 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। इसके सबसे अंतिम वंशज थे लोधी वंश, जो कि 1526 में पानीपत का युद्ध हार कर चले गए थे और मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। मुगल साम्राज्य था 1526 से लेकर 1857 तक रहा। लोधी वंश अंतिम वंश थे। लोधी वंश से बाबर का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध जिसे कहा गया। उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य कायम हो गया। मुगल शब्दों ने अपना राजवंश का इतिहास दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाया। इन विवरणों से बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा मिलता है। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने इस शैली को क्रॉनिकल्स, इतिहास या इतिवृत्त का नाम दिया। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का ही अर्थ होता है इतिहास या इतिवृत्त। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल का नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। ये नाम पसंद नहीं करते थे। ये स्वयं को तैमूरी कहा करते थे। बाबर जो था, इसके पीछे का रीजन है तैमूरी क्यों कहा करते थे। बाबर जो था, उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के वंशज थे। कुलतुग, उनकी माता का नाम था कुलतुग निगार खानम, जो चंगेज खान के वंशज थे। और जो लोग थे वो चंगेज खान को पसंद नहीं करते थे, वो मंगोल का था, इसलिए इन्हें मुगल कहा जाने लगा। बाबर है वो तुर्की बोलता था। अब इन्हें मंगोल कहाँ से कहा गया? सबसे पहले 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने इन शासकों का वर्णन के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तब से लेके आज तक इन्हें मुगल ही कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बाबर का नाम कभी कभी पूरा पूरा नाम पूछ लिया जाता है, जिसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर। अब बाबर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बाबर का साम्राज्य 1526 से लेकर 1530 तक रहा। 21 अप्रैल 1526 से में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश के अंतिम वंशज थे, इब्राहिम लोदी, और उसका उनका युद्ध हुआ बाबर से। बाबर ये युद्ध जीत गए। इसमें तोप का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम यहीं पे तोप का प्रयोग किया गया था। बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं था। इसका शासनकाल 1530 से लेकर 40 तक रहा। अब फिर दूसरा शासनकाल 1555 से 1556 तक रहा। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। जिसके बाद जलालुद्दीन अकबर बना 1556 से लेकर 605 तक। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसके साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत द्वारा फैल गया। जो भारत का सर्व सम्राट था, बहुत ज़्यादा मजबूत सम्राट, वो अकबर था। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इनके शासनकाल आगे लेके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्तियाँ घटने लग गई। अब औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनकी मुगल साम्राज्य की शक्तियाँ घटने लगी। फिर 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज द्वारा उखाड़ फेंका गया। 1857 से जो विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका गया। जो 1857 से पहले विद्रोह हुआ, उससे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना थी और वो यहाँ पे राज करती थी। जब 1857 का जनता विद्रोह हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन कायम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इतिवृत्त की रचना। शासक यह चाहते थे कि भावी पीढ़ी के लिए उनका शासन का वितरण उपलब्ध रहे। वो दरबारी इतिहासकार को इसीलिए रखते थे ताकि उनका जो शासन काल है वो आने वाली भावी पीढ़ियों को देखने के लिए बचा रहे। दरबारी इतिहासकार कौन होते थे? मुगल इतिवृत्त को लिखने वाले लेखक दरबारी इतिहास लेखक होते थे। यह शासक या उससे जुड़ी घटनाएं, शाही परिवार, दरबार के बारे में लिखते थे। दरबारी इतिहासकार के द्वारा कुछ बुकें लिखी गई हैं, जिसके एग्जाम्पल है अकबरनामा, शाहजहांनामा, और ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की से फारसी। बाबर ने अपनी कविता एवं संस्करण तुर्की भाषा में लिखी। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। बाबर जो था वो तुर्की बोलता था, लेकिन अकबर आया तो उसने फारसी को ज़्यादा महत्व दिया। अकबर के समय फारसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फारसी एवं हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू की नई भाषा की निकल आई। अकबरनामा फारसी में लिखी गई थी, बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी। अब जो नई भाषा निकल के आई थी फारसी और हिंदवी के जोड़कर, वो थी उर्दू। जो बाबरनामा थी वो तुर्की में लिखी गई थी, बाद में अकबर ने इसे ट्रांसलेट करा के फारसी में लिखा गया। अब महाभारत का अनुवाद जो है वो रज्मनामा में किया गया है, जिसे युद्धों की पुस्तक कहा गया था। ये भी एक नंबर का पॉइंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। पांडुलिपियों की रचना एक पॉइंट है ये।
पांडुलिपियों को बनाना आसान नहीं होता था, उसमें कई लोग लगते थे एक पांडुलिपि को बनाने में। कागज़ बनाने वाला एक आदमी होता था, सुलेख की पाठ की नकल तैयार करने वाला एक आदमी लिखता था, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, वो दूसरे आदमी को अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए दिया जाता था। गुप्तकार की पृष्ठ को चमकाने यानी पेज डिज़ाइनर होता था, एक चित्रकार होता था, एक जिल्दसाज यानी कवर डिज़ाइन बनाने वाला। एक पांडुलिपि तैयार होने में बहुत वर्ष लगते थे। अकबर की पसंदीदा शैली थी नस्तलिक शैली। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी नस्तलिक शैली कौन सी होती है? रंगीन चित्र। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन चित्र। इतिहासकार कुछ जगह छोड़ देते हैं चित्र के लिए। चित्र छोड़ी हुई जगह में चित्र बना दे, चित्रकार जो होते थे वो छोड़ी हुई जगह में चित्र बना देते थे। चित्र सजीव ऐसे लगते थे जैसे अभी भी मतलब बोल उठेंगे, ऐसे ऐसे चित्र बना देते थे। इतिहासकार अबू फजल कहता है कि चित्रकला निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत करती है जैसे उसमें जीवन हो। अबू फजल एक इतिहासकार हैं जो अकबर की बुक लिख रखे, हम आगे पढ़ेंगे। अबू फजल का कहना यह था कि निर्जीव वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करता है जैसे उसमें जीवन हो। अब ये कि उलेमा वर्ग है जो शरिया कानून रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते हैं। हदीस और कुरान में कहा गया है कि जो मानव रूप है उसका चित्रण इस्लाम में प्रतिबंध है, लेकिन ये जो शासक होते थे अपने इतिहास में चित्र बनवाते थे जो कि उन्हें सही नहीं लगता था, ऐसा उलेमा वर्ग कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अकबरनामा बादशाहनामा, ये जो कि बुक है। अकबरनामा और बादशाहनामा दोनों ही पांडुलिपि में अधिक चित्र मिले हैं। दोनों पांडुलिपियां हैं जिसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं। ये चित्र लड़ाई के होते थे या शिकार के होते थे, इमारत निर्माण के भी होते थे, घेराबंदी के आदि के होते थे। अकबरनामा के लेखक थे अबू फजल। मैंने आपको बताया था इन्होंने भी बुक लिख रखी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अबू फजल को कई भाषा का ज्ञान था। अबू फजल ने इन गुणों से अकबर को बहुत प्रभावित हुआ। अबू फजल के अंदर बहुत सारे गुण थे जिससे कि अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबू फजल को अपना सलाहकार और नीतिकार के प्रवक्ता के रूप में पाया, इसलिए इन्हें उसे हायर कर लिया अबू फजल को अपने पास सलाहकार और नीतिकार के रूप में। अबू फजल ने अकबरनामा की शुरुआत 1589 में की थी और यह 13 वर्ष तक बन गई। देख रहे हैं दोस्तों अब कितना टाइम लगता था एक पांडुलिपि को बनने में, इतने वर्ष। जो अकबरनामा था वो 3 जिल्द यानी 3 भाग में विभाजित किया गया था। 3 बुक थी। जो पहली और दूसरी बुक थी वो जो उसमें इतिहास लिखा था अकबर का, और जो तीसरी बुक थी आईनाए अकबरी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अबू फजल की हत्या हो गई। अब ये रोचक बात है, उसकी हत्या हो गई। ये पेपर में आता है उसकी हत्या किसने करी थी? अकबर के बेटे सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र के द्वारा वीर सिंह बुंदेला द्वारा की जाती है। अकबर के बेटे सलीम और उसके एक दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी, और उन्हीं का एक शिष्य अब्दुल हामिद लाहौरी अबू फजल का एक शिष्य था जिसने बादशाहनामे लिखे। इसके 3 जिल्द थे, प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है। एक चंद्र वर्ष इक्वल टू 354 दिन होते हैं। अभी आप देखते हो बेसिकली हमारे 365 दिन होते हैं, एक चंद्र वर्ष का यानी 354 दिन। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, याद कर लेना। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य एक देवीय प्रकाश। ये एक तरह से अफवाह थी। इसमें क्या कहा गया था देखिए, देखते हैं हम इसमें। दरबार इतिहासकारों ने ऐसी कई साक्ष्यों का हवाला दिया और यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती है, ताकि वो ऐसा इसलिए कहते थे कि उनका अस्तित्व बना रहे, उनकी शक्ति कायम रहे। एक दंत कथा है। मंगोल की रानी अलंकुआ जो अपने शिविर में आराम करते हुए समय सूरज की किरण के द्वारा गर्भवती हो गई। ऐसा उसमें दंत कथा में कहा गया कि जो मंगोल की रानी थी अलंकुआ, वो शिविर में बैठ के आराम करती है और एक सूरज की किरण उनके पेट पे लगती है और वो गर्भवती हो जाती है। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सुलह ए कुल, यानी इसका हिंदी मतलब होता है एकीकरण का स्रोत। सुलह कुल में क्या होता है ये देखते हैं दोस्तों। यह एक शांतिपूर्ण वाली नीति है, जो भी जिस भी धर्म का है वह उसे मान सकता है। सुलह कुल में ये कहा गया था कि जो भी जिस धर्म का है वो उसे मान सकता है, उस पर कोई वो नहीं होगा। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर तो आप जानते होंगे जो ट्रैवलिंग टैक्स था वो समाप्त कर दिया था। तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया भी एक टाइप का कर है जो कि गैर मुसलमानों पे लगता है, और गैर मुसलमानों को लगता ही है, और जो 5 लोग हैं उन्हें भी नहीं लगता है। पहला जो है बच्चे, क्योंकि बच्चे जो हैं कमा नहीं सकते, वो टैक्स कहाँ से बढ़ेंगे। और जो दूसरा है वो बूढ़ों लोगों के लिए, बूढ़े लोग भी कमा नहीं सकते। और तीसरा जो है महिलाओं के लिए, महिला भी है जो कमा नहीं सकती, उस पर ये टैक्स नहीं लगता है जजिया। और चौथा है ब्राह्मण। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण जो पैसा देंगे वो खुद तो दान का होता है। अब ये ब्राह्मणों का पैसा नहीं लेते थे, जजिया कर उन पे भी नहीं लगता था। और जो पांचवा व्यक्ति था वो था विकलांग। विकलांग के लिए भी जजिया कर नहीं लगाया जाता था। आई होप कि आपको जजिया कर समझ आ गया होगा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान
गैर मुसलमान पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब जो था कट्टर मुसलमान था, इसने फिर से अपने शासन में जजिया कर लगा दिया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। अबू फजल कहता था कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्तों की रक्षा करता है, जीवन, धन, सम्मान, विश्वास। ये 4 चीज़ की तुम्हें वो सिक्योरिटी देगा। उसके बदले में आज्ञा का पालन चाहता है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है और संसाधनों के हिस्से की माँग करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, राजधानी नगर। मुगल साम्राज्य का हृदय उसकी राजधानी होती थी। सब राजा की अपनी-अपनी एक-एक राजधानी होती थी, जहाँ पर दरबार लगता था। राजधानी कई बार बदली गई। लोधी वंश की राजधानी आगरा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण इसे बलुआ पत्थर से बनवाया। यानी 1560 में जो लोधी वंश था, उसने अकबर के आगरा के किले को निर्माण के लिए बलुआ पत्थर का से बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल दरबार। राज सिंहासन को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी है। उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। यानी कि जो जो राज सिंहासन होता था जिस पे शासक बैठता था, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। उसे कहा जाए ये धरती पे टिका हुआ है। ये यानी कि मिड पॉइंट है एक तरह से। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित की जाती थी कि वो शासक के कितना पास बैठता है। जैसे कि ये शासक बैठा हुआ है, इसके पास-पास में जो कुर्सी लगी होती है, हैसियत इस टाइप से नापी जाती थी कि कौन शासक के कितना पास बैठा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, बादशाह का दिन की शुरुआत पूर्व की तरफ मुंह करके एक छोटे से छज्जे झरोके में आता था। एक तरह से वो बालकनी में आता था, दिन की शुरुआत होती। इसके नीचे लोग कई भीड़ बादशाह की झलक पाने का इंतजार करती थी। जैसे वो लोग कौन होते थे? सैनिक, शिल्पकार, किसान आदि बच्चे। बादशाह इसलिए ऐसा करता था ताकि लोग में दबदबा बने रहे, लोग न विद्रोह ना करें। लोगों के अंदर विद्रोह विद्रोह की कोई भावना ना जगे, उनके अंदर ऐसा लगता रहे कि हमारा एक राजा है जिसके प्रति हमें सम्मान करना है और उनके आंखों में वो बना रहे। इसलिए राजा ऐसा करता था। सार्वजनिक सभा भवन, दीवान ए आम, ये आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान ए खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2 सभाएं होती थी, दीवान ए आम, दीवान ए खास। दीवान ए आम में नॉर्मल लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, दीवान ए खास में निजी सभाएं होती थी, गोपनीयता मुद्दों पर बात करी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पदवियाँ, उपहार और भेंट। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजात जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान करी थी। इसमें उन्हें पद दिए जाते हैं या उपाधियां दी जाती हैं। इसी में 2 लोग थे, जयसिंह और जसवंत सिंह, जो कि मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की गई थी। पदवी या तो अर्जित की जा सकती है, तो बनाई जा सकती है, या तो उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। पैसे कैसे दिए जा सकते हैं? इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे, मीर खान के ने अपने नाम में आ अक्षर लगाकर उसे आमिर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। ये 1857 की बात है। 1857, आप समझ सकते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होती थी। खाली मीर खान में आ जोड़ने के लिए 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था। आमिर खान करना चाहते थे। कभी-कभी राजा आशीर्वाद के रूप में जामा, यानी कि अपनी ड्रेस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ड्रेस कैसी होती है, दे देता था। जब कोई व्यक्ति राजा का दिल खुश कर देता था, उसे रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में दे दिया जाता था। कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रसन्न करता था राजा, उसे रत्न जड़ित गहनों का सेट भी दे दिया, ज्वेलरी दे दी जाती थी, जामा दे दिया जाता था। एक दरबारी राजा के पास खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी लोग हैं जो राजा के पास जाते थे, वो खाली हाथ नहीं जाते थे। नजराने के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करते थे। यह उनका रिवाज था। एक शब्द है, हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। मुगलों की दुनिया की ओर संकेत करने के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह शब्द फारसी से निकला, जिसका तात्पर्य होता है पवित्र स्थान। मुगलों की दुनिया यानी कि पवित्र स्थान, हरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम थोड़ा उनकी बीवियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेगम स्त्रियां। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां बेगम और अन्य स्त्रियां अगा, जिसका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ है, और अगाचा रखेल, ये जिसे हम कह सकते हैं बिना शादी के रख लिए जाते हैं। मुगल की जो पहली बीवी होती थी उसे कहते थे बेगम। और जो दूसरी उनकी बीवियां होती थी जिनका जन्म अमीर परिवार में नहीं होता था, उन्हें हम अगाह कह सकते हैं। जिनसे इनसे तो शादी करते ही थे, इनसे भी शादी करते थे। जो तीसरी और उनकी बीवियां होती हैं जिन्हें अगाचा कहते थे हम, वो उन्हें बिना शादी के रख लेते थे, जिसे हम रखेल कह सकते हैं। आई होप आपको बेगम, अगा और अगाचा के बारे में समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है शाही नौकरशाही। शाही नौकरशाही क्या होता है? शासक होता है, शासक के नीचे मंत्री, अधिकारी, सैनिक, ये इनकी शाही नौकरशाही होती है। यह वह नौकरशाही होती है जो शासन के लिए काम करते हैं। नौकर
नौकरशाही में अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग एक जैसे होंगे तो विद्रोह कर देंगे। जो नौकरशाही होती है उसमें राजा अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों को नियुक्त करता है। अगर सबकी विचारधारा एक जैसी होगी तो लोग विद्रोह कर देंगे। इसलिए राजा अलग-अलग विचारधाराओं को प्रभावित करने वाले लोगों को अपने पास नौकरशाही में रखता है। एक पेपर में पॉइंट आता है कि किस राजपूत मुखिया की बेटी की शादी अकबर से हुई? उसका जवाब ये है, एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी बेटी भारमली या फिर हरखाबाई कह सकते हैं, जिस उसकी शादी अकबर से हुई थी। ये आ सकता है, पेपर में पढ़ सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बचा है, औरंगजेब ने राजपूत को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। जैसे कि आपको पता है, जयसिंह और जसवंत सिंह को उसने मिर्जा राजा की पदवी प्रदान करी थी, उच्च पद पे रख रखा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें भाई कैसा लगा है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, और मैं आपको अपना इंस्टा अकाउंट दे रहा हूँ स्क्रीन पे, उस पे आप मैसेज करके मेरे को इस चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।